मजदूर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज आप लोगों के सामने फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं पॉलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर चर्चा करूंगा, कुछ चीज़ों क्या पूरी सीरीज में चर्चा करूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना चाहिए। उसका सीधा सा कारण है कि आपको फ्री में इतने बढ़िया लेक्चर मिलने जा रहा है जो कि पूरे पॉलिटी के सीरीज को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए कवर करेगा। आज हम लोग शुरू करेंगे उस एरिया से जहां से सबसे ज़्यादा सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं या राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा या सबऑर्डिनेट सेवाओं में पूछे जाते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि संविधान में कई भाग हैं। आज की डेट में तो 25 भाग हो गए हैं। ओरिजिनली 22 भाग थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 है और भाग 4 है। आज की डेट में भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 1 में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। उसमें हम लोग संक्षेप में नागरिकता अधिनियम के बारे में पढ़ लेंगे, बांग्लादेश के में जो घटना घट रही है उसके मद्देनज़र, और एनआरसी पर भी चर्चा कर लेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले उसको भी लागू कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते हैं और अब भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में। जैसे उदाहरण के लिए औसतन 14 क्वेश्चन हर साल प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बहुत ही गड्ढम गड्ढ है, गोल मटोल आप कह सकते हैं कि है। यूपीएससी ने क्लैरिटी नहीं किया है। जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है और गवर्नेंस दे रखा है, पॉलिटिकल सिस्टम दे रखा है, इसी प्रकार से राइट्स बेस्ड इश्यूज दे रखा है, लेकिन स्पेसिफाई कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ही नहीं किया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में उन एरियाज को ही उठाएंगे जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करेंगे तभी ये संभव भी है। और अब ये डेली सीरीज चलेगी। जैसे आज हम भाग 3 की चर्चा शुरू कर रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, लेकिन इनमें 12 अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 ये जनरल प्रोविज़न है, जबकि अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये अपवाद हैं राइट्स के, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक दिए गए हैं। मोटे तौर पर हम लोग अनुच्छेद 12 का जिक्र करेंगे आज। एक एक आर्टिकल पर चर्चा हम लोग विधिवत करेंगे एक एक दिन। हम लोग अनुच्छेद 13 पर चर्चा कल करेंगे, अनुच्छेद 12 पर चर्चा आज करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में आप ये इसका बैकग्राउंड यूँ समझ लीजिए कि इतिहास में सबसे ज़्यादा बदमाशी, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी किसने किया है? राज्य ने किया है। किसके विरुद्ध? जो गरीब मजलून लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनके विरुद्ध। अगर सबसे खूबसूरत तरीका क्या है कि राज्य या राज्य के किसी अथॉरिटी से जुड़ जाइए और फिर रिप्रेशन या दमन, आप दमन का हिंदी में कह सकते हैं, दमन का सहारा लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अंग्रेज भी आए तो उन्होंने भले ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से फेंट बिगिनिंग शुरू किया, रूल ऑफ लॉ यानी का विधि के शासन, कानून के शासन का, लेकिन उन्होंने कानून क्या है, एक अनबोलता चीज़ है, अपने सहूलियत के हिसाब से उसको बना लीजिए। लेकिन उनकी पार्लियामेंट ने या वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जो भी कानून बनाए वो अंग्रेज़ों को सूट करने वाले थे। उदाहरण के लिए 1919 में जालियांवाला बाग कांड की पूर्व संध्या पर, यानी पहले, रॉलट एक्ट बनाया गया। रॉलट एक्ट में क्या था?
रॉलेट एक्ट में 1919 में ये किया गया प्रावधान कि बिना ट्रायल के किसी कैदी को कितने भी समय तक रखा जा सकता है जेल में। इनमें ज़्यादातर वही यानी 99% वही लोग थे जो भारतीय मूल के थे, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे थे, इसकी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंस स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे। एनी बेसेंट वगैरह 1% अपवाद में थी जिनको कि इस कानून के डंडे से समझाना अंग्रेजों ने उचित समझा, चूँकि वो भारतीय हितों की वकालत करती थी। खैर, हम लोग आज अनुच्छेद 12 पर चर्चा करेंगे। इसका बैकग्राउंड हमने बता दिया कि इसमें राज्य ही सबसे बड़ा गुंडा है और सबसे अधिक गुंडागर्दी राज्य ने ही किया है। अगर आपको किसी का दमन करना है और फिर भी बच जाना है पुलिस के लठ से, तो ऐसी दशा में बड़ी सीधी सी बात है, आप राज्य से एसोसिएट हो जाइए। राज्य से एसोसिएट होने कई तरीके हैं, या तो आप पत्रकार बन जाइए, या तो ब्यूरोक्रेसी में शामिल हो जाइए, या तो आप नेता बन जाइए, या पैसा आपके पास पर्याप्त हो, यानी जमींदार टाइप के हों, आप जागीरदार टाइप के हों, तालुकदार टाइप के हों तो भी चलेगा। दूसरे शब्दों में, किसी भी तरह से राज्य को लगे कि भाई आप सक्षम हैं, उसकी मदद किसी न किसी रूप में। आप मान लीजिए आज की डेट में आप वोट ही दिलवा देंगे 2-4 हज़ार, तो राज्य आपको तरजीह देना चालू कर देगा। दूसरे शब्दों में, नेता ही राज्य है आज की डेट में। तो राज्य क्या है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन 1981-1979 का केस है। वो ये है कि रीजनल श्रीनगर में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, उस इंजीनियरिंग कॉलेज ने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया था। उसमें अजय हसिया ने भी अप्लाई किया था। बाद में पता चला केवल जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों के लिए है। तो अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी लिखते हैं। 1981 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर 3 चीज़ों का निर्धारण, वैसे उन्होंने 5-6 चीज़ों का निर्धारण किया, लेकिन मोटे तौर पर 3 चीज़ों का निर्धारण किया कि भाई किसी संगठन में अगर सरकार की दखल इतनी ज़्यादा है, बिना उसकी दखल के कोई काम हो ही नहीं सकता, आप कोई निर्णय ले ही नहीं सकते, तो ऐसी दशा में वह राज्य होगा। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आपको कहीं पैसा लगाना है, तो बिना सरकार के किसी बोर्ड के मेंबर के, सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड के मेंबर के या सरकारी दखल के आप ये फैसला ले ही नहीं पाएंगे। इस मामले में सेल, गेल, LIC, GIC, RBI, SBI ये सभी राज्य हैं। दूसरे शब्दों में, इनके निवेश के संबंध में सारे फैसले सरकार लेती है, और या सरकारी बोर्ड के द्वारा। ये तो कहने के लिए कारपोरेशन है बस। दूसरे शब्दों में, कारपोरेशन का बस सीधा सा मतलब होता है भाई अपने कमाओ और हमको भी खिलाओ, अपने भी खाओ। लेकिन सरकारें, LIC तो फ़ायदे में है, और भी कारपोरेशन कुछ फ़ायदे में होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे GIC घाटे में जाती है तो सरकार उसे रिकैपिटलाइजेशन करके, यानी बजट से पैसा दे करके उसको फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करती है। तो बिना राज्य के दखल के इनमें कोई निर्णय लिया ही नहीं जा सकता। दूसरा ये है कि भाई फंडिंग भी राज्य करता है, यानी राज्य ही वित्त पोषण करता है। और तीसरा ये है एम्प्लॉयबिलिटी, यानी इसमें किनको रोजगार दिया जाएगा, किनको नहीं, ये भी राज्य ही तय करता है। तो इन सब के मामले में जाहिर है कि वह राज्य है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर जो अदर अथॉरिटी का जिक्र है अनुच्छेद 12 में, यानी यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट राज्य है, यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार, यानी केंद्र सरकार राज्य है। राज्य सरकारें तो राज्य में आएंगी ही, और हालांकि राज्य से इनका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। राज्य के डेफिनेशन में केंद्र भी आएगा, वो अनुच्छेद 12 में ही दिया हुआ है। यानी केंद्र सरकार, केंद्रीय विधानमंडल जो संसद है, वो केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित सारे संगठन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यही सुप्रीम कोर्ट ने अजय हसिया केस में निर्धारित करके गाइडलाइन फ्रेम किया था।
और इस प्रकार से राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल जो लेजिस्लेचर है, कहीं कहीं विधानसभा है, कहीं कहीं विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, तो द्विसदनीय है, कहीं कहीं एक सदनीय है। ये सभी अनुच्छेद 12 के डेफिनेशन में आ जाएंगे। और लोकल बॉडी जिसमें पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब आएंगे, ये सब आ जाएंगे। और एनी अदर अथॉरिटी का जिक्र किया अनुच्छेद 12 में, तो एनी अदर अथॉरिटी को ही लेकर के कन्फ्यूजन था कि भाई इसमें कौन सी अथॉरिटी शामिल होगी, जिसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसके बारे में हमने अजय सिया केस के बारे में आपको बताया कि भाई ऐसा है कि फंडिंग और कंट्रोल दोनों हो सरकार के द्वारा, साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी को भी राज्य निर्धारित करे या सरकार निर्धारित करे, तो वह राज्य है। इस संबंध में CBSE जो 1929 के रेजोल्यूशन के द्वारा स्थापित किया गया था, अंग्रेजी वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पारित किया था, जिसके तहत CBSE का निर्धारण किया गया था 1929 में। उसको राज्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें एकेडमिक बोर्ड जो होता है वो ऑटोनोमस होता है, वो सरकार से स्वतंत्र होकर के फैसले लेता है, भले ही आंशिक रूप से उसकी फंडिंग या कुछ फंडिंग राज्य द्वारा कर दिया जाता हो। केवल फंडिंग से तय नहीं होता है तब तक जब तक कि निर्णय निर्माण में भी राज्य की दखल ना हो। तो इस प्रकार से राज्य का निर्धारण किया जाता है। राज्य का निर्धारण इसलिए जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध ही नागरिकों या गैर नागरिकों जो भारत में रहते हैं उन सभी को उपलब्ध है। ये राज्य के इतर अन्य लोगों को, अन्य संगठनों को उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जी टेलीफिल्म्स जो कि जी स्पोर्ट्स को प्रमोट करता था, वह 1998 में एक एप्लीकेशन निकाला था BCCI ने क्रिकेट स्पोर्टिंग इवेंट को पब्लिसाइज करने का या उसको टेलीकास्ट करने का। तो ऐसी दशा में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने भी जी स्पोर्ट्स के लिए उसको अप्लाई किया था, आवेदन दिया था, लेकिन बाद में BCCI ने उसको खारिज कर दिया था और अपनी बात कहने का भी अवसर नहीं दिया था। इस पर जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड चला गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि BCCI न तो राज्य के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, न तो फंड किया जाता है। ऐसे में BCCI पूरी तरह से निजी संगठन है और वहाँ अनुच्छेद 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं, वह एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है, यानी भाग 3 अप्लाई ही नहीं करता है। दूसरे शब्दों में प्राइवेट संगठनों के विरुद्ध भाग 3 नहीं बनाया गया। भाग 3 केवल राज्य के विरुद्ध अप्लाई करता है। राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता या भेदभाव के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। अनुच्छेद 14 को जीनस माना जाता है, 15, 16, 17, 18 को स्पीशीज माना जाता है, यानी 14 से 18 इक्वलिटी बिफोर लॉ के ही विस्तार माने जाते हैं, या कानून के सामने सभी बराबर हैं। इसी में कानूनों का समान संरक्षण भी आता है, जिसके तहत रिजर्वेशन दिया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। आज हमने केवल राज्य पर चर्चा किया, तो आप समझ गए होंगे राज्य को समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा राज्य ही होता है। राज्य की आड़ में ही आप किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करेंगे तब भी आपके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। आप गरीबों पर जुल्म करेंगे, आप कमज़ोर लोगों या जो लोग भी सताए हुए हैं समाज के, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे तो आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि राज्य प्रोटेक्ट करता है आपको। और इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य ने ही सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी किया है गरीब लोगों के खिलाफ, कमज़ोर लोगों के खिलाफ, और वो बेचारे, उनकी आवाज़ दब करके रह गई है, सिसक सिसक करके वो रहे हैं, लेकिन किससे कहने जाएं। सवाल ये है कि राज्य में कौन कौन आएगा, ये उनको क्लियर ही नहीं था। यानी राज्य के विरुद्ध किसके पास जाएं, जब रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो किसके पास हो जाए। आज की डेट में तो राज्य के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पूरी जुडिशरी को, चाहे सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या निचली अदालतें हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसमें पूरी जुडिशरी को अलग कर दिया है राज्य के डेफिनेशन से, क्योंकि राज्य के विरुद्ध ही
ये फैसले देते हैं, इस वजह से इनको राज्य में रखने से दिक्कत हो जाएगी। पहले तो न्यायपालिका भी रूलर के अधीन ही हुआ करती थी, रूलर ही फाउंटेन कहा जाता था लॉ का, और वही सारे फैसले करता था। इस वजह से पहले तो कहीं न्याय मिलने का चांस नहीं होता था। आज की डेट में तो आप जा सकते हैं राज्य के विरुद्ध, कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो फैसला देता ही है। राहुल गांधी का केस लेटेस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में जैसे सबसे पहले उसने 1951 में, या उसके बाद 1954 में बेहराम केस में, उसके बाद उसने बशेश्वर नाथ केस में 1959 में ये क्लियर कर दिया, बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई ऐसा है, जुडिशरी को राज्य ना माना जाए, राज्य में शामिल ना किया जाए, नहीं तो उसके तमाम नकारात्मक पहलू सामने आएंगे। फिर राज्य के विरुद्ध फैसला कैसे दिया जा सकेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 145 और 147 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है, और इसलिए उसको राज्य की डेफिनेशन में रखा जाना चाहिए, जिसमें उसको रूल बनाने और अपने आंतरिक प्रशासन को निर्धारित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 145 में रूल बनाने का अधिकार है, 147 में प्रशासनिक मामले को तय करने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना, तो जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसी को हम लोग समझेंगे, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। एक्चुअली भाग 3 पढ़ने का उद्देश्य भी यही है। हम इसमें केवल उन्हीं मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट केसेस भी आपको बताए जाएंगे। सारे केसेस डिस्कस नहीं किए जाएंगे क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट केसेस का नाम ज़रूर इसमें, जैसे अजय हसिया का केस हमने बताया, हम इसके बारे में संक्षेप में बेहराम केस के बारे में चर्चा किए, या संक्षेप में मैंने शंकरी प्रसाद के केस का जिक्र किया, या संक्षेप में हमने बशेश्वर नाथ केस का जिक्र किया। ये हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में इनका विस्तार करेंगे। या DS नकारा केस है, या बाद के कुछ और केसेज हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे राज्य में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को शामिल नहीं किया जा सकता है। उन केसेस का नाम भी बताएंगे। हालांकि आज इस विषय पर चर्चा करना बेमानी है, क्योंकि आज हम लोग केवल राज्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी समझ से आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि राज्य के विरुद्ध फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध क्यों हैं। राज्य के विरुद्ध, विरुद्ध शब्द जरूर याद रखिए, राज्य के पक्ष में नहीं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल सिटीजन्स को मिले हुए हैं, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं। बाद में ये भी आपको बताया जाएगा कि कौन कौन नागरिक हैं, कौन कौन गैर नागरिक हैं, और फंडामेंटल राइट्स कौन कौन नागरिकों को, केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, कौन कौन नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध हैं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में, केवल गैर नागरिकों को कोई भी फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध नहीं है। अगर गैर नागरिकों को है तो नागरिकों को भी है, लेकिन केवल नागरिकों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स ज़रूर उपलब्ध हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर पर भी चर्चा करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी पर भी चर्चा करेंगे, बहुत सारे डॉक्ट्रिन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग अनुच्छेद 13 का इंतज़ार करेंगे, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।